तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हम लोग कर रहे थे इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सेडेंटरी सी एनिमल गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ अ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज, देखो सेडेंटरी सी एनिमल, सेडेंटरी है सी एनिमल, इसमें देखो सी एनिमल एक जगह रुक गया तो रुक गया, तो सी एनिमल रुक गया, सेडेंटरी है। अभी इसको मूव करना है, अगर वो हर्मिट क्रैब के ऊपर आ गया तो क्रैब तो मूव करेगा, तो उसके साथ वो भी मूव करेगा। क्रैब को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, बट इसको फायदा है, तो प्लस माइनस, प्लस और जीरो, ये टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कहाँ पाया जाएगा? सिम्बायोसिस नहीं, प्लस प्लस होगा इसमें। फिर अमेंसलिज्म में नेगेटिव और जीरो होगा, कमेंसलिज्म में प्लस और जीरो होगा, और एक्टोपैरासिटिज्म में आपको क्या हो जाएगा? एक्टोपैरासिटिज्म, कुछ भी हो, एक्टो हो एंडो, पैरासिटिज्म में ना तो प्लस माइनस ही होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि एक्टोपैरासिटिज्म में कुछ अलग होगा, एंडोपैरासिटिज्म में कुछ अलग होगा, नहीं, उनका सरनेम तो एक ही है ना। सरनेम क्या है? पैरासिटिज्म, तो उनका ट्रेट यही रहेगा, भले वो एक्टो हो अंडो हो, प्लस माइनस ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, moving on to the next question. A biologist studied the population of rats in a barn. Okay, he found that the average natality was 250, the average mortality was 240, immigration was 20, emigration was 30, the net increase in the population is. Okay, तो देखो 250 आपका नेटेलिटी है, मतलब प्लस हो जाएगा ये। मॉर्टेलिटी कितना है? -240, तो बचा कितना? इतने से 10 बचा आपका। ओके, तो इतना हो गया। अभी इमिग्रेशन क्या हो जाएगा? इमिग्रेशन इज 20 माइनस एमिग्रेशन इज 30, तो नेट इंक्रीज क्या हो गया? +30 - 30 इट इज 0, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द ग्रेट आंसर फॉर दिस। ओके, कस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ, एक्टोपैरासिटिज्म, प्रेडेशन, ब्रूड पैरासिटिज्म, एंडोपैरासिटिज्म। देखो ब्रूड पैरासिटिज्म होगा नहीं, ब्रूड पैरासिटिज्म किस में पाया जाएगा? कोयल और क्रो के एग का एग्जांपल दिया, तो ब्रूड पैरासिटिज्म तो एग्जांपल आंसर होगा ही नहीं उसमें। अभी ये प्रेडेशन का एग्जांपल है क्या? नहीं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। कस्क्यूटा पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, बट क्या एक्टो एंडो? अभी आपको क्या दिखना है? ई एन मतलब एंट्री मतलब अंदर। ओके, तो अंदर देखने आपको क्या लिख रहा हूँ मैं? अंदर, इनसाइड, तो अंदर मतलब आपके ऑर्गन की मतलब, जैसे कि हमारा जो इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट रहेगा तो उसको एंडो पैरासाइट बोलेंगे। जो हमारा जू है, हेयर लाइस है, लाइस, ओके, दिस इज एन एक्टो पैरासाइट। तो कस्क्यूटा क्या मतलब ट्री के अंदर घुस के कुछ करता है क्या? नहीं, वो बाहर से चिपका रहता है, तो इट इज एक्टो पैरासिटिज्म। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। what type of human population is represented by the following pyramid? देखो मैंने क्या बोला था, अभी मैंने ये चार्ट शायद बोला था पिछले लेक्चर में ही, चार्ट बनाया था हम लोग ने। देखो रिप्रोडक्टिव, दिस इज द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ना, वेट इन लोगों ने थोड़ा उल्टा सीधा दिया है क्या? ओके, अंडरस्टूड, क्या दिया इन लोगों ने, थोड़ा ऊपर नीचे करके दे दिया। ये दोनों ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव है, और ये दोनों प्री रिप्रोडक्टिव है। आई थिंक सो इन लोग ने ऐसा करके दिया। बट अगर आप टोटली देखो तो ये स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप्ड को मैंने क्या बोला था? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये भी अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। नहीं तो भी आप ये लिख सकते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव नंबर इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव जितने हैं उससे प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो वो हो गया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अगर ज़्यादा रहता तो हो जाता वो मतलब इंक्रीजिंग, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग। ओके, और स्टेबल के लिए क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव वुड बी इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन? सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में क्या करेक्ट है? इट बिगिंस ऑन बेयर रॉक, नहीं है, तो बेयर रॉक के ऊपर प्राइमरी सक्सेशन होता है, तो इट इज नॉट ट्रू। फिर इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइड, यस इट इज सेकेंडरी सक्सेशन। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, पॉसिबल नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता, बट मोस्टली रॉन्ग ही होगा। इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इज द रिलेटिवली फास्ट पेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन? ओके, देखो 61 का क्या हो सकता है आंसर? ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है पहली बात तो। क्योंकि मुझे क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन लोग ने क्वेश्चन में पूछा क्या है? They have asked about which is the correct statement for secondary succession. सेकेंडरी सेक्शन के लिए क्या करेक्ट है? देखो इट अकर्स एट डिफॉरेस्टेड साइड, ये करेक्ट है। इट फॉलोज प्राइमरी, ये भी करेक्ट है, जो मुझे डाउट लग रहा था। प्राइमरी होगा, देखो सेकेंडरी सेक्शन होता क्या है? समझो न्यूली कूल्ड लार्वा, ये हो गया न्यूली कूल्ड लार्वा, उसमें प्राइमरी सक्सेशन होगा, फिर समझो इसमें फ्लड आ गया, तो मतलब जितने भी हैबिटेट, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सब बह गए, सब बंजर हो गया वापस। उसके बाद होगा सेकेंडरी, तो इट फॉलोज प्राइमरी, तो ये भी करेक्ट है।
इट इज सिमिलर टू प्राइमरी येस, बट इट इज़ अ रिलेटिवली फास्ट, क्योंकि पहले से इधर सॉइल बना हुआ है ना, तो फास्ट हो जाता है। ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है फॉर सेकेंडरी। इट बिगिंस ऑन बेयर रॉक। बेयर रॉक पे कौन सा होगा? प्राइमरी सक्सेशन होगा। या तो क्वेश्चन में यह होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सक्सेशन, या तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। ये दोनों कोई भी आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। ओके, क्या क्वेश्चन हो सकता है मैं अभी वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर बोलता, ओके देखो ये तीनों बी सी डी ऑप्शन तीनों ही सेकेंडरी सक्सेशन के लिए राइट है और ये प्राइमरी सक्सेशन के लिए राइट है। तो अगर एक क्वेश्चन में बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन के लिए क्या ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब सेकेंडरी सेक्शन के लिए क्या गलत है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है इस केस में। ओके, तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको बोनस मिलने का चांसेस है। ओके, which of the following is categorized as a parasite in true sense? Parasite, okay. Human female anopheles bites and sucks blood from human. This is not a parasite. ये parasite नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं, रुको। ये NCERT में एग्जाम्पल है बट इट इज नॉट अ पैरासाइट। ह्यूमन fetus developing inside the uterus draws nourishment from the mother. It is also not a parasite. हम लोग उसको पैरासाइट नहीं बोलते। Head louse living on an organism scalp and laying eggs in human hair, it is a parasite. Cuckoo coil egg in crow's net, it is a brood parasitism. Brood parasitism, ये true sense parasitism नहीं है, brood parasitism है ये। देखो फीमेल एनाफिलिस बाइट्स एंड सक्स ह्यूमन ब्लड, ये देखो ऑप्शन नंबर बी तो आपको क्लियर रहेगा क्योंकि उसको पैरासाइट क्यों नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि देखो कोई इंसान ग्रो करे दिस इज नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसको हम लोग पैरासिटिज्म नहीं बोलते। ओके, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन फीटस जो मदर का न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या होता है प्रेगनेंसी टाइम के, प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपने प्रेग्नेंट फीमेल के साथ कुछ इंट्रैक्शन रहेंगे या तो आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका प्रेग्नेंट फीमेल वुड हैव अ इंक्रीज एपिटाइट, फिर उसका ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट सब इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, द मदर और ए बेबी, देखो बेबी क्या लंग्स तो मैच्योर है नहीं, तो वो अपना एक रेस्पिरेशन किधर से करेगा, मदर के वाया से, तो उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फिर मदर का एपिटाइट बढ़ जाएगा क्योंकि मदर के उसमें से ही बेबी को जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं हो रहा है कि मदर का जितना न्यूट्रिशन है, समझो एक्स अमाउंट ऑफ मदर का न्यूट्रिशन है उसमें से वो खींच के कुछ ले रहा है बेबी, नहीं, मदर का एपिटाइट बढ़ जा रहा है, जो इंक्रीज एपिटाइट है वो किधर जा रहा है, बेबी के पास। समझो मदर नॉर्मली जब ये वो मदर प्रेग्नेंट नहीं थी तभी वो समझो 1 kg ऑफ मील खा रही थी, अभी वो 1.5 kg खा रही, तो 1.5 का जो 0.5 एक्स्ट्रा मील है दैट गोज टू द बेबी। ऐसा नहीं कि जो 1 kg खा रही थी मदर उसमें से चला गया, जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसका जा रहा है बेबी को, इसीलिए तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? जो आपका मतलब आपके अंदर से कुछ ले, समझो कोई भी पैरासाइट है, समझो कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का फंक्शन सब ठीक है, पैरासाइट आके क्या कर रहा है, उसके ऑर्गेनिज्म के इसमें इंटरफियर कर रहा है और उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, उसका मतलब इसको समझो एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन था, उसका एक्स माइनस वाई कर दे रहा है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है वो, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। मदर फीटस ग्रोइंग को पैरासाइट नहीं बोलते क्योंकि फीटस क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि मदर 1 kg का खाना खा रही थी उसमें से वो आधा kg ले लेगा, 0.5 kg लेगा तो 0.5 मदर के पास बचेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। मदर का एपिटाइट वुड इंक्रीज टू 1.5, उसमें से 0.5 वुड गो टू फीटस, इसको हम लोग पैरासिटिज्म नहीं बोलते। अगर ऐसा होता तो दिस वुड बी कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। ओके, और तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, ऐसा तो हम लोग ने किधर सुना ही नहीं कि फीटस को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। फीमेल एनाफिलिस बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमन, ये पैरासिटिज्म नहीं है, ये उसका केस है फॉर रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्टिव है। ओके, मतलब वो न्यूट्रिशन के लिए ले रही है, इसमें कुछ ये नहीं है, रिप्रोडक्टिवली यूज़ होता है उसका, ये एनर्जी वाइज यूज़ करते हैं, मतलब उन लोग जो ब्लड सक करते हैं फीमेल एनाफिलिस। और आपको पता रहेगा कि फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करेंगे, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो बाइट क्यों करेंगे, टू ईट ब्लड, नॉट ईट, ड्रिंक ब्लड लेने के लिए उन लोग फीमेल मॉस्किटो बाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड में से जो एनर्जी है वो उनको एग लेइंग में काम आता है, तो उसको भी हम लोग पैरासिटिज्म नहीं बोलते, क्योंकि रिप्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो उसको पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे हम लोग। ओके, फिर भी इतना सब नहीं पता है, फिर भी आपको तो डायरेक्टली दिख रहा है ना पैरासाइट वाला एग्जांपल, तो यही मार्क कर लो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Which of the following is one of the characteristic of biological community? Which of the following is one of the characteristic of biological community? Stratification, mortality, sex ratio, natality.
नेटैलिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो, ये तीनों पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक। कम्युनिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्ट्रैटिफिकेशन होगा इसमें। ओके, अ कंट्री विथ हाई रेट ऑफ population growth took measures to reduce it. The figure below shows 8 sex pyramid of population A and population B 20 years apart. ओके, कुछ तो दिया हुआ है हमें। ओके, ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं इसमें, देखते हैं। Select the correct interpretation about them. B is a earlier pyramid and shows the stabilized growth rate. B is more recent showing the population. ओके, क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। ओके, तो इन लोगों ने क्या बोला है? अ कंट्री विथ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस करने का उसका चांसेस, अभी उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, रिड्यूस करना है उसको, कैसे रिड्यूस कर रहा है? द फिगर बिलो शोज द 8 सेक्स पिरामिड ऑफ अ पॉपुलेशन ए एंड बी 20 ईयर्स अपार्ट। मतलब एक ही पॉपुलेशन का दो पिरामिड दिया है हमें, एक ही पॉपुलेशन का दो पिरामिड दिया है, ए और बी, दोनों के बीच का गैप कितना है? 20 ईयर्स। तो ए पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करो और बी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते। चलो, इसके लिए मैं थोड़ा एक जूमिंग कम रखा, तो हाँ, दोनों एक साथ हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। देख लो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 15 है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पहले वाला है, कौन सा बाद वाला है? मतलब 20 समझो, फर्स्ट पिरामिड 20 ईयर्स लेटर, सेकेंड पिरामिड, ऐसे दो है। ओके, तो आपको असाइन करने की फर्स्ट पिरामिड कौन सा है, सेकेंड पिरामिड कौन सा है। उन लोगों ने क्या बोला था, पिरामिड ए में आपको पता चला कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या किया, कुछ तो मेजर्स लगाए, 20 ईयर्स बाद पॉपुलेशन कम करने के लिए आपने मेजर्स लगाए। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए पिरामिड 1 में। तो किसमें ज़्यादा पॉपुलेशन दिख रहा है? देखो, पॉपुलेशन किसमें ज़्यादा होगा? जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल 0 से 9, ये देखो, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा। तो बी इज़ द रिसेंट, मतलब फर्स्ट पिरामिड कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी, फिर 20 ईयर्स का गैप, फिर वुड ए, क्योंकि इसमें 12 तक आ गया। देखो, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर घट गया। ओके, तो देखते हैं अभी ऑप्शंस क्या बोल रहा है। ओके, ऑप्शंस में क्या है हमारा? ऑप्शंस इज बी इज एन अर्लियर पिरामिड शोज स्टेबलाइज्ड ग्रोथ पॉपुलेशन। नो, बी अर्लियर पिरामिड तो है, बट स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन दिखा रहा है क्या? नहीं, स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन ने इट इज शोइंग एन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बी इज अ मोर रिसेंट। नहीं, रिसेंट मतलब दो नेक्स्ट पॉपुलेशन बता रहा है क्या? नहीं, बी अर्लियर पिरामिड है, रिसेंट वाला नहीं है। ए इज अ अर्लियर पिरामिड एंड हैज नो चेंज, ये तो गलत हो गया। ए इज अ रिसेंट पॉपुलेशन शो स्लाइट रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, यस दिस इज अ एग्जांपल। ओके, जो कि हम लोगों ने इंटरप्रेट किया था, ये करेक्ट है। बी के बाद ए आएगा, ये अर्लियर पिरामिड है आपका, ये रिसेंट पिरामिड है। ओके, अर्लियर पिरामिड में आपको दिखने मिल रहा है कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसमें स्लाइट डिक्रीज हो गया है, फिर भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डिक्रीज हुआ है। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट एन आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन? आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन, देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली from their own tribe. Hereditary disease like color blindness do not spread in the isolated population. Wrestlers do not develop strong body muscles in their lifetime pass. These characters on their progeny. There is no change in population size as they have a large gene pool. अब इनमें से क्या करेक्ट है? देखो, इट इज़ एन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, अगर आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, बट फिर भी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू फॉर आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन। आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन क्या होगा? मतलब समझो 40 बॉयज़ थे, 20 गर्ल्स थे उस टाइम पे, 40 बॉयज़ 20 गर्ल्स, मतलब 2:1 का रेशियो आ गया उसमें। देयर वुड बी डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन एज गर्ल्स विल मैरी गर्ल्स फ्रॉम ओनली देयर ओन ट्राइब। मतलब आपस में मैरी होंगे तो मतलब थोड़ा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखने मिलेगा, बट इट इज़ एन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, नहीं समझ रहे छोड़ दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। Geometric representation of age structure is characteristic of population, ecosystem, landscape, biotic community. किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? इट वुड बी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन. ओके, लेट्स जूम इन अगेन. ओके, now the population of an insect species shows an explosive increase in the number during a rainy season followed by disappearance in the end of season. What does it show? मतलब रेनी सीजन में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके बाद एंड ऑफ रेनी सीजन में पॉपुलेशन डिक्रीज हो जा रहा है. क्या हो रहा है? मतलब फूड प्लांट मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ रेनी सीजन. द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज जे कर्व कैसे हो सकता है? मतलब
वो तो इंक्रीज ही होगा ना, जे नहीं, क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन एंड इट्स प्रेडेटर, द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रेडेटर इंक्रीजेस एनॉर्मसली एस शेप्ड और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व ऑफ इंसेक्ट। इसमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द पॉपुलेशन, वेट, व्हाट डज इट शो, इट डिसअपीयर्स एट द एंड ऑफ सीजन, इट इज अ जी शेप्ड कर्व। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, 67 क्वेश्चन देखते हैं फिर भी थोड़ा सा, देखो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन थोड़ा रीड करके देख समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट राइजेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है, क्या, व्हाट डज इट शो, क्या शो करता है ये। तो देखो आंसर क्या, द फूड प्लांट मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ सीजन, ये हो सकता है। फिर पॉपुलेशन ऑफ द प्रेडेटर इंक्रीज एनॉर्मली, ये भी हो सकता है कि रेनी सीजन के एंड में पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से उनका इंसेक्ट पॉपुलेशन कम हो रहा है, वो भी हो सकता है। फिर पॉपुलेशन शोज ए जे शेप्ड कर्व आपका कुछ रहता है ऐसे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आगे जाके आपका एसिम्प्टोमेट हो जाएंगे, ओके। और एस शेप सिग्मॉइड कर्व क्या होगा आपका, कुछ ऐसे होगा, ऐसे मतलब लैग फेज, लॉग फेज, फिर ये स्टेशनरी फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, ये सब रहता है आपका एस शेप। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम लोग आप ड्रॉप कर दो, ऐसे क्वेश्चन तो पूछ नहीं जाते, ओके। और ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का है, ओके। या इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, 1 और 3 कैन बी द आंसर, और बी और सी के ऊपर, बी और डी के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि ताकि हम लोग उसका ग्रोथ कर्व बता सकें, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर ए या सी से कुछ हो सकता है इनमें से, ओके। तो लेट्स ड्रॉप द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही पुराना क्वेश्चन है फिर भी। नेक्स्ट क्या है, 2 प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ। देखो कोई भी चीज़ को सेम स्पीशीज में लाना है तो क्या होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस करने चाहिए आपस में, और जो उनका इंडिविजुअल है वो भी रिप्रोड्यूस करना चाहिए, फर्टाइल इंडिविजुअल प्रपोज करना चाहिए, वैसा होता है। तो मतलब एक स्पीशीज़ में बिलोंग करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, 2 इंडिविजुअल्स, मतलब समझो एक मेल और फीमेल, आपको देखना है कि ये एक स्पीशीज़ के है कि नहीं, तो इन दोनों को आप ब्रीडिंग कराओ, उनका जो इंडिविजुअल निकलेगा, जो प्रोजेनी निकलेगा, दिस शुड बी ऑल्सो फर्टाइल, मतलब ये भी आगे जाके अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो उनका भी इंडिविजुअल शुड बी फर्टाइल इंडिविजुअल होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देखते हैं अभी, ओके। मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, नहीं, लुक सिमिलर एंड पोजेसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कैन फ्रीली रिप्रोड्यूस ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। देखो जो मैंने बोला था सारे का सारा आ गया आपको ऑप्शन नंबर डी में, कैसा, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली, ये तो मैंने बोला था वो हो गया। बट प्रोड्यूस सीड का मतलब क्या है, प्रोड्यूस सीड का मतलब जैसे कि समझो एक फ्लावर और एक फ्लावर को हम लोग ने मिक्स कर दिया तो उनका और एक फ्लावर सीड बना, फिर ये सीड जाके वापस फ्लावर बनाएगा, फिर वापस सीड होगा, मतलब जो सीड आया है दिस इंडिकेट्स फर्टिलिटी। अगर सीड नहीं बनता था तो हम बोलते थे कि दोनों एक स्पीशीज़ नहीं है, अलग अलग स्पीशीज़ है, क्योंकि एक सीड बना है, सीड आगे जाके फ्लावर बनेगा, फ्लावर से आगे जाके वापस एक बार रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे तो वापस सीड बनेगा। तो द फॉर्मेशन ऑफ सीड इंडिकेट्स द फर्टिलिटी ऑफ द स्पीशीज़, हेंस। तो ये भी ऐसा भी आ सकता है, प्लांट्स के केस में ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, प्लांट्स के केस में आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हो कि कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली एंड फॉर्म सीड्स। एनिमल्स के केस में आप याद रखते हो कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली एंड फॉर्म फर्टाइल इंडिविजुअल्स, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, तो 60th का डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटरस्पेसिफिक प्रेडेशन ऑन वन एंड द म्यूचुअलिज्म होगा नहीं इसमें, ओके, म्यूचुअलिज्म नहीं होगा और प्रेडेशन भी नहीं होगा, एक दूसरे को खाएंगे नहीं, कैनिबलिज्म तो नहीं हो जाएगा। अभी कंपटीशन तो चालू हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, रिसोर्स उतने के उतने ही है, कंपटीशन चालू होगा वो तो ठीक है, कंपटीशन होगा, स्पीशीज़ के अंदर होगा वो भी ठीक है। इंट्रा हो गया क्या, इंटर, क्योंकि आपस में एलिफेंट झगड़ेंगे तो इंट्रा हो जाएगा, इंटर नहीं। अगर एलिफेंट और लेपर्ड के बीच में कंपटीशन रहता, अगर मैं बोल रहा हूँ समझो एलिफेंट और डियर के बीच में कंपटीशन, तो सेम लेवल के स्पीशीज से ही होगा ना। एलिफेंट और लेपर्ड के बीच में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में, ये भी हर्बीवोर है और वो कार्निवोर है, तो अलग अलग हो गए ना। तो एलिफेंट और डियर के बीच में अगर कॉम्पिटिशन होता तो उसको बोलते थे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, बट अभी कहाँ हो रहा है, एलिफेंट और एलिफेंट के बीच में, तो इट इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ओके। नाइक ओवरलैप इंडिकेट्स, नाइक ओवरलैप मतलब ऑक्यूपेशन ओवरलैप, नाइक मतलब फंक्शनल ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीशीज इन द कम्युनिटी,
two different parasites on the same host, sharing one or more resource between two species, mutualism between two species, active cooperation between two species. नाइक ओवरलैप का मतलब क्या है? नाइक ओवरलैप का मतलब है कि द शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्स बिटवीन टू स्पीशीज, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं. जैसे कि नाइक ओवरलैप मतलब नाइक ओवरलैप का मतलब है आपका जो ये है ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन ओवरलैप हो रहा है. मतलब देखो लायन और लेपर्ड, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में भी देखा है, लायन और लेपर्ड का दोनों का काम क्या है? प्रेडेशन. तो उनका नाइक क्या हो गया, मतलब ऑक्यूपेशन क्या है? प्रेडेशन. ये इनका ओवरलैप का मतलब क्या है? दोनों ही शेयरिंग वन और मोर रिसोर्स, इन लोग रिसोर्स शेयर कर रहे हैं ना आपस में, मतलब दोनों ही कार्निवोर्स है, तो दोनों ने रिसोर्स पार्टीशन कर लिया, शेयर कर लिया. तो ये हो गया आंसर इसका. तो शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्स बिटवीन टू स्पीशीज इज नाइक ओवरलैप. ओके, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल क्या होगा? dn/dt इज इक्वल टू rn. तो dn/rn नहीं आएगा, dn/dt इज इक्वल टू rn. ऑप्शन नंबर 71 का C वुड बी द करेक्ट आंसर. Which are the praying mantis is a good example of warning coloration, social insect, camouflage, Mullerian mimicry. It is an example of camouflage. Praying mantis एकदम ग्रीन कलर का रहता है. आपने अगर कुछ वीडियोस देखे रहेंगे यूट्यूब पे, मैंने तो देखा है इसलिए मुझे याद है कि प्रेइंग मैंटिस एकदम ग्रीनिश कलर का रहता है. तो वो खेत के मतलब जो मतलब खेत में रहता है प्रेइंग मैंटिस, तो उसमें एकदम घुल मिल जाता है, तो एकदम ग्रीनिश कलर का रहता है प्रेइंग मैंटिस. तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लेज. तो 72 का ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर. Moving on, which of the following is not true for a species? Not true. Species के लिए क्या true है? हम लोग ने बोला ना, free मतलब freely reproducible और fertile individual. Fertile, freely reproducible और fertile individual. ये तो बोल दिया मैंने. Member of species can interbreed. Yes, वो free reproducible. Gene flow does not occur between population and species. ये गलत हो गया. Gene flow होगा, अगर reproduce होगा तो जीन तो एक दूसरे में मिक्स होगा. ओके, तो ये गलत हो गया यहाँ पर. नाउ ईच स्पीशीज इज रिप्रोड्यूसिबल आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज. येस, इसका मतलब क्या है बताता हूँ. वेरिएशन अकर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आंसर. अभी पहला वाला तो मैंने बता दिया कि रिप्रोड्यूसिबल, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. बाकी एक्सप्लेन करते हैं क्या है. ईच स्पीशीज इज रिप्रोड्यूसिबली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज. क्या है इसका मतलब? देखो, स्पीशीज वन एंड स्पीशीज 2, इन लोग को अलग अलग स्पीशीज इसीलिए बोला है ताकि, क्योंकि इन लोग आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल इंडिविजुअल नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इन लोग को अलग अलग स्पीशीज बोल दिया है. क्योंकि कैट और डॉग आपस में रिप्रोड्यूस करके कोई ऐसा इंडिविजुअल अगर बना भी देंगे तो वो फर्टाइल नहीं होगा. जैसे कि आपने पढ़ा रहेगा कि डोंकी एक स्पीशीज़ है और हॉर्स एक स्पीशीज़ है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़. अगर हम लोग ने इन लोग को रिप्रोड्यूस करा भी दिया, मतलब मेट करा भी दिया, उसमें से म्यूल या हीनी बनेगा. म्यूल या हीनी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेल है. मतलब अगर आपने मेल हॉर्स लिया है, फीमेल डोंकी लिया है, फीमेल हॉर्स लिया है, मेल डोंकी लिया है, उसके बेसिस पे म्यूल और हीनी बनेगा. बट दीज टू आर इनफर्टाइल, मतलब स्टेराइल है दोनों. तो इसको हम लोग स्पीशीज बोलेंगे क्या इन दोनों को? नहीं, क्योंकि स्पीशीज का डेफिनेशन क्या है? टू इंडिविजुअल्स, समझो डोंकी और हॉर्स, शुड रिप्रोड्यूस तो कर लिया, म्यूल बना दिया, प्रोजेनी आ गया, बट शुड बी फर्टाइल इंडिविजुअल. म्यूल आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा तो म्यूल नहीं होगा. मतलब एक बार म्यूल बन गया तो म्यूल बन गया बस. अगर आपको दूसरी बार म्यूल बनाना है तो आपको वापस डोंकी और हॉर्स के बीच में ब्रीडिंग कराना पड़ेगा. तो इसीलिए इन लोग स्पीशीज़, मतलब डोंकी अलग स्पीशीज़ है, हॉर्स अलग स्पीशीज़ है, तो इसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मतलब इन दोनों के बीच में क्या आइसोलेशन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है. ओके, तो इसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्योंकि इन लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. अगर रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल इंडिविजुअल दे देते तो दोनों को अलग अलग स्पीशीज़ ना बोल के हम लोग एक ही स्पीशीज़ बोलते थे. तो उसका मतलब हो गया ईच स्पीशीज़ इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच एवरी अदर स्पीशीज़. वेरिएशन अकर अमॉन्ग मेंबर ऑफ द स्पीशीज़. एक ही स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन रहता है ऑब्वियसली. जैसे कि हमारे ह्यूमंस, वी आर स्पीशीज़. होमोसेपियंस एक स्पीशीज़ है, बट सारे होमोसेपियंस एक जैसे है क्या? नहीं, वेरिएशंस है. तो वेरिएशंस अकर इन अ स्पीशीज़, ये भी ट्रू है. तो क्या गलत है? जीन फ्लो क्यों गलत है? जीन फ्लो डज अकर, नॉट नहीं आएगा, डज अकर. क्योंकि अगर आप समझो स्पीशीज़ के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जीन तो इधर उधर मिक्स होने ही वाला है ना. तो जीन फ्लो डज नॉट अकर, ये स्टेटमेंट हो गया गलत आपका. ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले में.